हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24/7। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट। आज 20 मिनट रिवीजन सीरीज में आपके लिए लेकर आई हूँ वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज हम पूरी थ्योरी वाटर रिसोर्सेज की 20 मिनट से भी कम समय में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपके दिमाग में माइंड मैप बन जाए। इन केस आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ज़रूर से उसके लिए वन शॉट वाटर रिसोर्सेज का एक्सेस कर सकते हैं, जो कि चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है। बढ़िया से चलो शुरू करते हैं हम वाटर रिसोर्सेज। अब बात यह है कि बचपन से आप वाटर रिसोर्सेज, वाटर कंजर्वेशन सभी की बात करते आ रहे हो, हर चैप्टर में ज्योग्राफी के। इस बार क्या खास बात है? इस बार थोड़ी सी खास बात यह है कि आपको कुछ और, मतलब वही है कि हर चैप्टर को थोड़ा सा लेवल पे बढ़ा के आपको बताया गया है, आपको सिखाने की कोशिश की है। शुरुआत होती है चैप्टर की कि भैया जब इतना पानी है दुनिया में, इतना पानी है कि पूरा अर्थ ही ब्लू ब्लू दिखता है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम हम हर बार वाटर स्कैरसिटी महामारी, पानी 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 क्यों करते रहते हैं, हाहाकार क्यों मचाते रहते हैं। इवन ये भी माना गया है कि करीब 2025 तक तो बहुत सारे बिलियन लोग जो है वो वाटर स्कैरसिटी में जी रहे होंगे, ऐसी मान्यता है। तो बहुत सारे जगहों पर तो पानी अवेलेबल है, लेकिन कई सारे ऐसे जगह भी है, जैसे आप लोगों को, हम लोगों को पानी मिल रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे शायद, जिनके इलाकों में पानी की कमी हमेशा रहती है। तो इसके कई सारे कारण हैं, है ना, कई सारे कारण हैं। देखो, एक तो फ्रेश वाटर बहुत कम है। इतना सारा पानी जो हमको पूरे दुनिया भर में दिखता है वो फ्रेश वाटर नहीं है। फ्रेश वाटर बहुत ही कम रेशो में हम लोगों को मिलता है, जिसमें भी बहुत सारा तो ग्लेशियर में ही जमा हुआ है। ठीक है, उसको तो हम यूज़ कर नहीं सकते, बाकी जो है वो उसको भी हम गंदा कर देते हैं। तो क्या ऐसा है कि हम उन पानी को नहीं यूज़ कर पा रहे और वो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी उसके कारण हो रही है? तो बहुत सारे कारण हैं। एक तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिनके यहाँ पे पानी आता है तो उनको ऐसा लगता है कि पानी तो ख़त्म होगा ही नहीं, ढोल रहे हैं तो चलाए जा रहे हैं। ठीक, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर अब इवन ऐसा हो गया कि सोसाइटीज़ बन गई, तो बहुत सारे पंपिंग डिवाइसेस लगा दिए कि हम तो जब मोटर चालू करेंगे पानी आ जाता है, बढ़िया से जाता है। तो ग्राउंड वाटर को भी हम ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जिनका इफ्लुएंस जो है वो डिस्चार्ज होते रहते हैं पानी में और पानी को गंदा कर देते हैं। ऐसे में वो पानी कंटैमिनेट हो जाता है और हम उस पानी को यूज़ नहीं कर पाते। ओवर पॉपुलेशन हो रही है, तो हर बंदे को पानी की ज़रूरत है। पॉपुलेशन कम हो तो भी काम चल जाए ना, कि फिर ज़्यादा ज़्यादा पानी सबको मिलेगा, लेकिन जनता ही ज़्यादा है तो फिर कम कम पानी सभी लोगों को मिल रहा है। और पानी की इतने सारे यूजेज है कि आपको नहाने, धोने, कपड़े धोने, जानवरों को, सबको तो पानी की ज़रूरत है। तो जब कैसे फिर हम उसको यूज़ करेंगे ना, कम भी अमाउंट में ख़राब भी हम कर दे रहे हैं। साथ ही में सीजनल है, बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पर साल भर में एक बार पानी गिरता है, वो भी बहुत कम पानी गिरता है। साथ ही साथ में बहुत सारे रीजन तो ऐसे हैं जहाँ पर पेरेनियल रिवर्स बह जाती है, तो उनका काम चल जाता है कि ग्लेशियर में से पानी टपक टपक के उन रिवर्स में आ रहा है, तो उन रीजन्स का काम चल जाता है। लेकिन ऐसा रीजन जहाँ पर रिवर्स ही सीजनल है, जहाँ पर बारिश में ही वो रिवर्स भराती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिलती है। अब ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में ऐसे भी कई सारे एरियाज हैं जहाँ पर पानी तो सफिशिएंट है, लेकिन वो पानी पल्यूटेड है, तो वो भी काम में नहीं आता। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, बचाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंजर्वेशन की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से JJM भी शुरू किया गया था, जिसको जल जीवन मिशन भी कहा जाता है, जिसमें सरकार ने प्रॉमिस किया कि रूरल एरियाज़ में 55 लीटर ऑफ वाटर हर दिन हर बंदे तक अश्योर होगा। उन्होंने जो है वो नल की सुविधाएँ, कनेक्शंस वगैरह भी सब कुछ जो है वो अश्योर किए। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम ये जो पानी गंदा हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है या फिर पल्यूट हो रहा है, इसको भी कंट्रोल करें। ठीक है, अब इसके लिए ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम अभी की है, ये प्रॉब्लम बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। हमने ऐसे कई सारे जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एंशिएंट इंडिया से हम देखते आए, जैसे श्रृंगवेरपुरा, नागार्जुनकोंडा, है ना, और भी बहुत सारी जगहों पर, हम के नूर, जो अभी कोलकाता वगैरह, अलग अलग कर्नाटका, ये सब रीजन कहलाते हैं, यहाँ पर भी बहुत एस्टैब्लिश्ड इनंडेटेड चैनल्स वगैरह जो है वो बने हुए थे। साथ ही साथ में हम देखें तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, मतलब प्रॉपर हार्वेस्टिंग सिस्टम लोगों ने शुरुआत से बना रखे थे। राजस्थान वाले एरियाज़ वगैरह में हम देखें तो टंका वंका भी बहुत सारे लोगों ने बना रखा था। वही हम मौर्य डायनेस्टी के समय की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके समय की बात करें, तो लेक्स और ये सब इन्होंने बिल्ड करवाए थे। साथ ही साथ में हम भोपाल लेक की बात कर सकते हैं, जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक हमको देखने को मिलता है। तो ये सब पानी की स्कार्सिटी को कम करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए ही ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। बहुत पुराने समय से ये सारी चीज़ें चली आ रही है और बहुत वेल एस्टैब्लिश तरीके से
बनाई गई थी। इवन हौस खौस में जो है वो टैंक्स बनाए गए थे, जो जबकि जब इल्तुतमिश को अपने सोल्जर्स तक पानी पहुंचाना होता था सिरी फोर्ट में, तो उसने हौस खौस में टैंक्स वगैरह भी एस्टेब्लिश करवाए थे। तो ये सब हम एंशंट समय से देख रहे हैं। और इवन डैम्स की भी अगर हम बात करें तो डैम्स भी पुराने समय में बनते थे, बस सिर्फ डैम्स का पुराने समय में ये काम था कि इरिगेशन के काम आते थे, है ना, पानी को स्टोर करने के लिए, मतलब रुकावट के लिए बना दिया जाता था और इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन आज के समय में हम डैम्स को काफ़ी प्रॉफिटेबली यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम इरिगेशन तो हम करवाते ही करवाते हैं, एग्रीकल्चर भी हम करते ही करते हैं उसके थ्रू, साथ ही साथ में हम उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पाते हैं, फिश ब्रीडिंग भी हम कर पाते हैं, फ्लड कंट्रोल भी हम कर रहे हैं, रिक्रिएशन की तरह भी जो है वो डैम्स को यूज़ किया जा रहा है, नेविगेशन के लिए भी डैम्स को यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी सारे पर्पस के लिए डैम्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। अब मैडम ये बताओ डैम्स होते क्या हैं? तो डैम्स बेसिकली बनाए एक बैरियर की तरह होते हैं, है ना, एक रुकावट की तरह होते हैं, ताकि रिवर के फ्लो को या तो रोका जा सके या फिर कहीं पे डाइवर्ट कर दिया जा सके। अब जैसे मान लो कि अभी तक उतना पानी सफिशिएंट है तो उतना पानी जाने देंगे, फिर ज़रूरत पड़ी तो फिर गेट डैम के खोल देंगे तो उधर तक चला जाएगा, या फ्लड जैसी सिचुएशन हुई तो गेट खोल देंगे, पानी को बहाव जो है वो आगे चला जाएगा। तो ये वेरियस पर्पसेस के लिए डैम्स को जो है वो डिज़ाइन किया गया। अब काफ़ी सारे इंजीनियर्स भी हो गए जो अलग अलग तरीके से डैम्स को डिज़ाइन करते हैं और बढ़िया तरीके से डैम्स का काम जो है वो चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन भी है डैम्स में, मतलब तरह तरह के डैम्स बनते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन मैं नहीं बताऊँ, क्लासिफिकेशन तुमको बताना है, ठीक है। जैसे कि मैंने लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में तुम लोगों को वो बताना था, वाटरवेज, है ना, मैंने वाटरवेज आपको उसमें बताया नहीं शायद, और मैंने सोचा था कि मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है, कि कुछ आप स्पेशल वाटरवेज बताओ, लेकिन मैं स्किप कर गई, ठीक है। तो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, सारे वीडियोज़ मैंने इकट्ठे ही बनाए थे, तो ये मत सोचना कि हम बाद में कह रहे हैं। तो मैंने उसमें आपको जैसे वाटरवेज आपको होमवर्क है, वो वाटरवेज आपको कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करना है उस वीडियो में, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में, और यहाँ पर आपको ये क्लासिफिकेशन बताना है कि मटेरियल के बेसिस पे और दूसरे क्लासिफिकेशन जो है वो डैम्स के क्या क्या है, ठीक, हाइट के बेसिस पे, मटेरियल के बेसिस पे, ये क्लासिफिकेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओगे। इवन जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को जो है वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया का दर्जा दिया, टेम्पल्स, मंदिर का दर्जा दिया मॉडर्न इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि इरिगेशन के काम आता है, इससे डेवलपमेंट होता है, अर्बनाइजेशन भी हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी काफ़ी मदद होगी और ग्रोथ होगी कुल मिला के, क्योंकि हमारी जो जनता है वो काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, फिर मानसून पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे समय पर जब मानसून साथ नहीं देगा तो ये डैम जो है वो सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर हमारा जो है वो सपोर्ट होगा, लोगों के पास में इनकम आएगी और बढ़िया से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। प्रॉब्लम्स भी है डैम के साथ में, कई सारी प्रॉब्लम्स है। हुआ क्या कि अब डैम जब बनाते हैं ना तो अधिकतर सेडिमेंट फ्लो जो है वो नीचे नीचे जम जाता है, और जब सेडिमेंट जो नीचे नीचे जम जाता है ना फ्लो, तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है पानी का वो रॉकियर हो जाता है, मतलब बठरीला हो जाता है। तो ऐसे में पानी का फ्लो जो है वो बिगड़ जाता है, अंदर जो एक्वेटिक लाइफ होती है उनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। साथ ही साथ में क्योंकि डैम्स जो है वो बैरियर्स का काम करते हैं, तो क्योंकि एक्वेटिक लाइफ को थोड़ा ना पता कि यहाँ एकदम से दीवार आ जाएगी उनके सामने, वो तो माइग्रेट करते रहते थे एक रिवर से दूसरी रिवर तक। अब डैम्स अगर आ गए हैं, या फिर एक रिवर में भी तो माइग्रेट करते थे, लेकिन अब डैम्स बन गए जिन जिन रिवर्स में, तो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक परेशान हुई और काफ़ी हद तक दिक्कत में आते हुए हमें दिखाई दी। साथ ही साथ में और भी बड़ी परेशानी है कि आसपास के एरिया का वेजिटेशन कवर भी बर्बाद हो जाता है, ठीक है। और इवन डैम्स ने जो प्रॉमिस किया था, मतलब डैम्स को देखकर कि हाँ फ्लड कंट्रोल होगा, ये होगा वो होगा, तो फ्लड कंट्रोल भी नहीं हो पाता है काफ़ी जगहों पर, क्योंकि नीचे की जो हिस्सा होता है उसमें सीमेंट ही सीमेंट जो है वो रॉकियर हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो पानी ठहर नहीं पाता, ऐसे में और ज़्यादा उभर के बाहर आता है। तो ये एक बड़ी परेशानी है। तो डैम्स जितने अच्छे हैं उतने दिक्कत भरे भी हैं, और डैम्स के अगेंस्ट काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई, जैसे कि अपना नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। तो अब नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये सब क्यों गए थे, टेहरी डैम वाले, नर्मदा बचाओ आंदोलन वाले, ये सब इसीलिए ये आंदोलन किए गए थे क्योंकि प्रॉब्लम यही थी कि आसपास के लोगों को जो वहाँ रह रहे थे, उनका वेजिटेशन कवर था, वो फॉरेस्ट में रहते थे, अब उनको वहाँ से हटने के लिए बोला, सरकार ने दूसरी जगह उनको ज़मीन भी नहीं दी। आप सोचो कि अचानक से घर में रह रहे हो और एक दिन कोई बोले कि नहीं तुमको जाना पड़ेगा देश के भले के लिए, तो फिर ठीक है हम देश का भला चाहते हैं पर
आप हमको कोई दूसरी जगह भी तो दो रहने की, वो नहीं मिली। लाइवलीहुड चला गया, वेजिटेशन कवर बर्बाद हो गया एरिया का, एक्वेटिक लाइफ ख़राब हो गई एरिया की, नदियों की, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई, सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब लोगों के घर जो है वो बहुत ज़्यादा तोड़ा फोड़ी और बहुत ज़्यादा बर्बादी डैम के कारण भी हुई। इसी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन जो है वो किए गए थे ताकि डैम्स को कई हद तक रोका जा सके, क्योंकि लोगों की लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ रहा था। ठीक है, तो ये तो हमारी किसकी बात हो गई, डैम्स की बात हो गई। अब डैम्स जैसे सिर्फ डैम्स ही नहीं हैं जो कि कंजर्वेशन के काम आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तरीके हैं जिससे कि कंजर्वेशन किया जाता है। आज ही नहीं, पुराने ज़माने में भी किया जाता था। जैसे कि हम बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान वाले एरियाज़ में, वेस्टर्न हिमालयाज़ वाले एरियाज़ में गुल्स और कुल्स देख सकते हो आप, पतले पतले चैनल्स जो है वो निकाले गए थे पानी के लिए। साथ ही में आप एरिड सेमी एरिड रीजन की अगर आप बात करो तो वहाँ पे खादिन जोहात जैसे एरियाज़ बनाए गए थे जहाँ पर पानी को स्टोर किया जा सके। राजस्थान वाले हिस्से में आप टंकास भी देख सकते हो, जहाँ पे रूम बराबर के बड़े बड़े टंकास जो है वो बनाए गए थे। हमने जब पुराने हिस्टोरिकल चीज़ें को खोजा तो हमें वहाँ पर मिले, और आज भी बहुत सारे लोग हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। और कई सारी जगहों पर बंगाल वाले रीजन में इनंडेशन चैनल्स जो है वो बनाए गए थे। कई सारी जगहों पर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होती है। तो ये कंजर्वेशन के लिए अगर आपको आए ना कि कैसे पानी का कंजर्वेशन आज के समय पर भी किया जाता है और अलग अलग रीजन्स में किस तरीके से होता है, तो आप ये सारे नाम, ये सारी प्रैक्टिसेस लिख के थोड़ी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपका आंसर बढ़िया सा कवर हो जाएगा। सेम अगर इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम गेंडाथुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जहाँ पर काफ़ी बढ़िया, मतलब मैसूर का, कर्नाटका का एक रीजन है गेंडाथुर, तो वो उसने तो डिस्टिंक्शन हासिल कर लिया रूफटॉप हार्वेस्टिंग में। मतलब वहाँ पर 1000 mm इतना पानी हर साल गिरता है एनुअली, लेकिन 80% कलेक्शन वहाँ पे होता है। लोगों ने सिस्टम इतने बढ़िया से इंस्टॉल कर रखे हैं कि जितना बारिश का पानी आता है उसमें से 80% बारिश का पानी हर जगह पर आसानी से कलेक्ट हो जाता है। 200 घरों के हिसाब से देखो तो एनुअली वो 1 लाख लीटर पानी जो है उसको बचा पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। तो इन केस जब पानी नहीं भी गिरेगा तो भी वो स्टोर्ड पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये लोगों ने किया, लोग करते हैं और लोग आज भी कर रहे हैं कई सारी जगहों पर, है ना। इवन तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी ही कर दिया है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है। फिर लास्ट में हम मेघालय वाले रीजन की बात करें ना, तो वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन भी होता है। मतलब जैसे इरिगेशन में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, मोटर से लेना पड़ता है आपको, फिर आगे भेजना पड़ता है, फिर बहुत सारा पानी भर जाता है तो बहुत कम पानी पहुँचता है। तो ऐसे में वहाँ पर उन्होंने नई चीज़ निकाली, क्या, ड्रिप इरिगेशन की। तो उन्होंने बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, मतलब बैम्बू को जोड़ जोड़ के उन्होंने पूरे रास्ते लगा रखे हैं। सोर्स से वो पानी थोड़ा शुरू करते हैं और पूरे बैम्बू में वो पानी भर जाता है। फिर हर प्लांट पे, मतलब हर मिनट पे 10 से 20 ड्रॉप हर मिनट तक जो है वो हर प्लांट के पास में जाती है। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम रूट्स ही बह जाएंगी और ऐसा भी नहीं कि पानी नहीं मिलेगा। कंटिन्यू फ्लो ऑफ पानी इरिगेशन जो है वो पौधों का होता रहता है। और ऐसे में मान लो बीच में अगर रोड आ गई तो उन्हीं बैम्बूज को थोड़ा हाई पे टाई करके आगे तक ले जाते हैं और फिर वापस से नीचे जो है वो बिछा देते हैं। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है ये पानी को कंजर्व करने का, साथ ही साथ में इरिगेशन मेथड का भी। बस यही आपका पूरा चैप्टर है वाटर रिसोर्सेस। तो इसमें आपसे डैम्स की क्लासिफिकेशन, वाटर को कंजर्वेशन करने के तरीके, या वाटर स्कार्सिटी क्यों है, ये चीज़ें, और ड्रिप इरिगेशन मान लो अगर पूछ लिया गया तो ये चीज़ें आपको इसमें से सवाल बन सकते हैं। आई होप समझ में आ गए हैं आपको और पूरी थ्योरी आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से क्लियर है। ऐसे सारे चैप्टर्स के 20 मिनट रिविजन आपको डेली मिलते रहेंगे। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।